Hello everyone, let us start with chapter 3, which is health. Till now we have discussed chapter 1 and chapter 2, and chapter 3 is about the health and includes cleanliness and other important factors like lighting, hygrometer, humidification. So let us start. Our first rule is rule number 16, which is cleanliness of walls and ceilings. Cleanliness of walls and ceilings is very important for maintaining health of workers. ये कहते हैं क्लॉज डी सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 वो अप्लाई नहीं होगा. कहाँ? जहाँ जिन जिन फैक्ट्रीज को शेड्यूल 1 में मेंशन किया गया है वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये रूल कौन सा है. ये इस रूल में क्या दिया है, सेक्शन 11 सब सेक्शन 1D में ये दिया गया है कि कोई भी फैक्ट्री है उनमें वॉल्स, सीलिंग्स और पार्टीशन का पेंटिंग करना ज़रूरी है, उनका क्लीनलीनेस ज़रूरी है. अगर वॉशेबल पेंट है तो उसको 3 साल में एक बार उसको एक लेयर लगाना है और एक लेयर से वापस पेंट करना है. अगर वॉशेबल पेंट नहीं है तो 5 साल में एक बार उसे पेंट करना है. और अगर कोई और डोर्स है और सीलिंग्स है, कोई भी फ्रेम्स है, विंडो फ्रेम्स है, उन सबको 5 साल में एक बार पेंट करना है. अगर कोई अच्छा सा मतलब कि जो फ्लोर है या साइड विलिंग वो स्मूथ है और तो इसे पेंट करना है एक बार या फिर इसको क्लीन करना है एटलीस्ट वंस इन 14 मंथ्स. तो ये दिया हुआ है सब सेक्शन 11 में फैक्ट्रीज एक्ट के. तो आपको पता चले इसलिए थोड़ा सा क्लियरफाई कर दिया कि ये इट इज़ अबाउट क्लीनलीनेस ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग्स एंड पेंटिंग एंड पेंटिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज़. सो ये अप्लाई कहाँ नहीं होगा अप्लाई. ये शेड्यूल में जहाँ मेंशन है इसके साथ जो शेड्यूल अटैच है उसमें ये अप्लाई नहीं होगा. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स ये और पर अप्लाई नहीं होगा, पर इसको वॉशिंग, स्वीपिंग, ब्रशिंग, डस्टिंग से क्लीन रखना है. क्लीन रखे बिना काम नहीं होगा, उसको अच्छे से क्लीन रखना है. और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ पेंटिंग करना ज़रूरी है, कहाँ कहाँ वो डोर्स विंडोज़ को पेंट करना ज़रूरी है, कहाँ इसमें जाएगा. क्योंकि जो भी फैक्ट्रीज जो पार्ट ए में इस शेड्यूल में जो शेड्यूल अटैच शेड्यूल है उसके पार्ट ए में मेंशन्ड है और जहाँ जो क्यूबिक स्पेस पर पर्सन है वो लेस देन 14.2 क्यूबिक मीटर्स है, वहाँ ये अप्लाई होगा. और पार्ट बी की जब हम बात करेंगे शेड्यूल के साथ जो अटैच है तो पार्ट बी में जो फैक्ट्रीज मेंशन है उनमें जो वर्क रूम में प्लेसेस है वो उसमें इन विच द क्यूबिक स्पेस अलाउड पर पर्सन इज़ लेस देन 70.75 क्यूबिक मीटर्स. पार्ट बी में है उसमें 70.75 क्यूबिक मीटर से कम है तो उसमें अप्लाई होगा ये रूल्स. और इंजन हाउसिंग्स, फिटिंग शॉप्स, लंच रूम्स, कैंटीन, शेल्टर्स, क्रैश, क्लॉक रूम्स, रेस्ट रूम्स, ये सब क्लीन रखना ज़रूरी है. इसलिए ये रूल सब जगह अप्लाई होगा. आपको वॉल्स, सीलिंग्स को पेंट करना पड़ेगा और उनको क्लीन रखना पड़ेगा. और जो भी स्टेयर केसेस है और टॉप पैसेज, साइडवेज वॉल्स जितनी भी है जो 6.1 मीटर से अबाव है ना, उन सबको क्लीन रखना ज़रूरी है और उसमें ये रूल अप्लाई होगा. और चीफ़ इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है, जहाँ भी ये रूल अप्लाई नहीं है पर चीफ़ इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि ये जो पार्ट है फैक्ट्री का वो बहुत ही अनक्लीन है, इसको अनहाइजीनिक है, तो रिटर्न नोटिस देकर वो उसको वाइट वॉश करा सकते हैं, कलर वॉश करा सकते हैं. क्या करेंगे? रिटर्न नोटिस देना बहुत ज़रूरी है. तो उसको वाइट वॉश करने की उनको ऑर्डर दे सकते हैं और 2 महीने के अंदर विद इन 2 मंथ्स उनको ये ऑर्डर फुलफ़िल करना होगा किसी भी कंपनी को. और पार्ट ए में जो फैक्ट्रीज दे रखी है वो यहाँ पर शेड्यूल है, ये सभी फैक्ट्रीज है जहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा. और जो पार्ट ए में अप्लाई होगा ऐसे ही है जैसे मैंने बताया था आगे, पार्ट ए पार्ट बी जो उसमें मेंशन है शेड्यूल. वाइट वॉशिंग के रिकॉर्ड्स हैं किसमें मेंटेन करने हैं.
फॉर्म नंबर 7 में वाइट वॉशिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। जब आपने वाइट वॉशिंग की है किसी कंपनी में किसी भी जगह पर, तो फॉर्म नंबर 7 में उसको लिखना है। किस में दिया है? रूल नंबर 17 में। रूल नंबर 17A कहता है कि कंपाउंड को क्लीन रखना है, सैनिटरी कंडीशंस में रखना है। और रूल नंबर 18 कहता है कि डिस्पोजल ऑफ ट्रेड वेस्ट एंड एफ्लुएंट जो भी होगा, अगर आपकी फैक्ट्री का ड्रेनेज सिस्टम है वो पब्लिक सीवेज सिस्टम से कनेक्टेड है, तो प्रायर परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? लोकल अथॉरिटी की। और इन केस कि अगर हमारे ट्रेड वेस्ट और एफ्लुएंट है वो पब्लिक सीवेज सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको डिस्पोजल करने के लिए हमें किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? हेल्थ ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। 18A है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। ये काफ़ी बड़ा है, तो मैं इंपॉर्टेंट डिस्कस करूँगी। तो मैक्सिमम वेट बल्ब टेम्परेचर होना चाहिए किसी भी वर्क रूम का एट हाइट 1.5 मीटर शैल नॉट एक्सीड 30 डिग्री सेल्सियस एंड और एयर मूवमेंट कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 30 मीटर पर मिनट, इतना होना चाहिए। और ये जो वेट बल्ब का टेम्परेचर दे रखा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दे रखा है, इसमें ये है कि 30 डिग्री सेल्सियस 34 डिग्री सेल्सियस है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो वेट बल्ब टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 29 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड्स, प्रोविजन ऑफ थर्मोमीटर का प्रोविज़न दे रखा है और वर्क रूम में जहाँ पर जो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, एक्सीड हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? मैनेजर होता है, वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, वो नोटिस सर्व करेंगे मैनेजर को और उनको ऑर्डर करेंगे कि यहाँ पर इतने हाइग्रोमीटर्स प्रोवाइड किए जाए और वो उनको और उस कंडीशन में मेंटेन किया जाए। अगर कहीं किसी जगह पर किसी भी प्रोसेस में उसके एटमॉस्फेयर में हीट और रिलीज़ हो रही है, तो क्या कर सकते हैं? फैक्ट्री इंस्पेक्टर ही सर्व ऑन द मैनेजर ऑफ ए फैक्ट्री ऑर्डर रिक्वायरिंग हिम टू सर्व 1 और मोर ग्लोब थर्मामीटर। क्या ग्लोब थर्मामीटर प्रोवाइड करने के लिए बोल सकते हैं, पर नॉर्मल थर्मामीटर और ग्लोब थर्मामीटर दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे मॉनिटरिंग करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। और इसमें क्या इन सेक्शन इन रूल नंबर वेंटिलेशन और रूल नंबर 18A था ना, हाँ 18A के सब सेक्शन 3 में क्या दिया गया है? सब सेक्शन 3 में दिया गया है वेंटिलेशन। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैकेनिकल मीन से वेंटिलेशन नहीं दिया जा रहा है तो उसका क्या होना चाहिए? तो एरिया जो होना चाहिए, वेंटिलेशन एरिया शैल नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया का 15% होना चाहिए जब मैकेनिकल मीन से वेंटिलेशन नहीं हो रहा है तब। अब तो AC वगैरह आ गया है तो इसलिए थोड़ा चेंज है। इसमें ये है कि अगर AC वगैरह आ गया है, मैकेनिकल मीन्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो कितना होना चाहिए वेंटिलेशन? 6 टाइम द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ वर्क रूम, है ना। और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, कहीं पर डेड एयर पॉकेट्स नहीं होने चाहिए। अगर जो समर का समय होता है वहाँ पर 15 मार्च और 15 जुलाई के बीच में जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाता है, 35 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, तो और वेट बल्ब टेम्परेचर 25 से एक्सीड हो जाता है, तब हमें क्या करना है? और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी 50% से ज़्यादा हो जाती है, तब फैक्ट्री इंस्पेक्टर ऑर्डर दे सकते हैं मैनेजर को कि वो वेंटिलेशन दे और एयर कूलिंग प्रोवाइड करे, वाटर स्प्रेयर से किसी भी मीन से एयर कूलिंग प्रोवाइड करे। नाउ कमिंग आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 बोलता है कि कॉटन स्पिनिंग और वीविंग फैक्ट्री में आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन अलाउड नहीं है। पर कौन सी कंडीशन पर? जहाँ पर जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है कॉटन स्पिनिंग और वीविंग फैक्ट्री में, जहाँ ड्राई बल्ब टेम्परेचर 85 डिग्री से ज़्यादा है, वहाँ पर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन अलाउड नहीं है। और इसमें ये भी दे रखा है कि ये जो दे रखा है टेबल, उसमें ये दिखा कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और वेट बल्ब टेम्परेचर जो दो रेंज दे रखी है, उसमें से ड्राई बल्ब टेम्परेचर रीडिंग हाइग्रोमीटर एट द टाइम इस रिगार्ड जो वेट बल्ब जो टेम्परेचर की रीडिंग है वो ड्राई बल्ब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 50 जो वेट बल्ब की रीडिंग है ये ड्राई बल्ब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द प्रोविजन ऑफ हाइग्रोमीटर, रूल नंबर 20। जो कॉटन स्पिनिंग और वीविंग मिल्स में जहाँ पर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन अलाउड किया गया है,
सब में नहीं, सब जहाँ पर 85 डिग्री एक्सीड नहीं हो रहा है और जहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन किया गया है तो वहाँ पर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन अलाउड होगा। तो जब डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन अलाउड है उसमें एक हाइग्रोमीटर, मतलब जितने भी हाइग्रोमीटर प्रोवाइड करने हैं वो बताया गया है। सो 1 हाइग्रोमीटर फॉर डिपार्टमेंट्स विद लेस देन 500 लूम्स, 500 से कम लूम्स है तो उसमें एक हाइग्रोमीटर, और एडिशनल 1 हाइग्रोमीटर फॉर एवरी 500 रूम्स। ओके। और हाइग्रोमीटर रूम ये क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से दे रखा है। जब 8495 क्यूबिक मीटर्स हैं, है ना, जब से कम है तो उसमें 1 हाइग्रोमीटर, और उसके एक एक्स्ट्रा हाइग्रोमीटर ऐड होगा 566 3.4 क्यूबिक मीटर्स। जैसे बढ़ेगा उसमें एक एक हाइग्रोमीटर ऐड होता जाएगा। मेंटेन आउटसाइड ईच कहा, और बाहर भी कॉटन स्पिनिंग और वीविंग फैक्ट्री के बाहर भी एक हाइग्रोमीटर मेंटेन रखना है, शायद कंपैरिजन करने के लिए होगा। रूल नंबर 21 कहता है एग्जेम्पशन फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ हाइग्रोमीटर। जो हाइग्रोमीटर का हाइग्रोमीटर को मेंटेन करने, मतलब ना मेंटेन करे, कौन कौन सी फैक्ट्री में है वो अलाउड कर सकते हैं। फैक्ट्री इंस्पेक्टर चाहे तो उनको ऐसा लगता है कि जो रूल नंबर 19 में जो शेड्यूल है उसमें जो टेम्परेचर की लिमिट दे रखी है वो एक्सीड नहीं होगी, वो कभी भी एक्सीड नहीं होगी, तो वो उस फैक्ट्री को एग्जेम्पशन दे सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ हाइग्रोमीटर से। तो कॉपी ऑफ जो शेड्यूल होगा रूल नंबर 19 वो सब जगह डिस्प्ले होना चाहिए, कहाँ जहाँ जहाँ हाइग्रोमीटर है वहाँ पर। टेम्परेचर टू बी रिकॉर्डेड एट ईच हाइग्रोमीटर, और जो हाइग्रोमीटर का टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड करना है। कौन सा? इन अकॉर्डेंस विद रूल नंबर 20। तो करेक्ट वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर शैल बी रिकॉर्डेड डेली एंड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन। और किसके द्वारा नॉमिनेट होना चाहिए? कॉम्पिटेंट पर्सन, मैनेजर द्वारा। और अप्रूव किसके द्वारा होना चाहिए? इंस्पेक्टर द्वारा। सो कौन कितने कितने टाइम रीडिंग लेनी है? सुबह या रात के 7 से 9 बजे तक, 11 से 2 बजे तक बीच में, और 4 के 5:30 बजे के बीच में ये रीडिंग्स लेनी है। और कौन सी रीडिंग, इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है? वो फॉर्म नंबर 6 में रिकॉर्ड करना है। और मंथ के एंड में जिसने रीडिंग ली है वो कॉम्पिटेंट पर्सन उसको साइन करेगा और उसको सर्टिफाई करेगा। और ये जो रिकॉर्ड्स है वो अवेलेबल होने चाहिए हमेशा फैक्ट्री इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन के लिए। नाउ स्पेसिफिकेशन ऑफ हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर किस स्पेसिफिकेशन का होना चाहिए? क्योंकि कोई भी हाइग्रोमीटर नहीं चलेगा, जो भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है वो मेंटेन होना चाहिए। तो हाइग्रोमीटर जो होगा उसमें अगर 2 मर्कुलर थर्मामीटर होंगे, एक वेट बल्ब और ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और उनके डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए, स्केल भी इक्वल होना चाहिए, डिविजन्स इक्वल होने चाहिए, मतलब बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। वेट बल्ब टेम्परेचर किसी और कंपनी का अलग और ड्राई बल्ब टेम्परेचर किसी और थर्मामीटर किसी और कंपनी का, ऐसा नहीं चलेगा, हमको एक जैसा ही रखना है। सो शैल बी क्लोजली विद द सिंगल लेयर ऑफ मस्लिन। और जो वेट बल्ब है वो थर्मामीटर होगा उसको सिंगल लेयर ऑफ मस्लिन से कवर करना है। वो जो विक है, जो टेम्परेचर और जो वेट बल्ब थर्मामीटर को टेम्परेचर रिकॉर्ड करती है उसको वो पानी के अंदर डुबा के रखना है। और ये जो है 2 थर्मामीटर होंगे। आपने हाइग्रोमीटर देखा? इसमें 2 ऐसे थर्मामीटर होते हैं ऐसे। मेरी बहुत ही बकवास है ड्राइंग, पर आप होप आप समझ जाएंगे। ऐसे ऐसे मार्किंग होती है, ऐसे ऐसे होते हैं, और यहाँ मसलिन का क्लॉथ इसमें लगाना है, और ये पानी के होगा किसमें? वेट वाले में। सो वेट बल्ब थर्मामीटर जो होगा, है ना, इसके नीचे एटलीस्ट 2.5 सेंटीमीटर नीचे क्या रखना है? ये ट्रे रखनी है जिसके अंदर पानी होगा। जो यहाँ से जो विक है, कैपिलरी रिएक्शन से यहाँ पर पानी ऊपर जाएगा और ये टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर। और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? 7.6 सेंटीमीटर का। हाँ, जो स्पेरिकल होना चाहिए इसका, ये जो है पार्ट स्पेरिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा स्पेरिकल होना चाहिए थोड़ा सा। ओके। और उनके जो मार्किंग है, जो ये जो मार्किंग होगी इसकी ये थर्मामीटर की, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर दूर से पता चलनी चाहिए, हमको उसको देख सकते हैं अपने आईज से। और 50 से लेकर 120 डिग्री तक होना चाहिए इसका डायमेंशंस। और बाकी सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा, जो किसी इम्पोर्टेंस नहीं। जो रूल नंबर 25 कहता है तो थर्मोमीटर को कैसे मेंटेन करेंगे। जो थर्मोमीटर है, जो उसकी मसलिंग कवरिंग होगी उसको जो होगा उसको एटलीस्ट 1 वीक में एक बार चेंज करनी है। वो कपड़ा एक वीक में एक बार चेंज होना चाहिए। और पानी होगा वो भी
वो दिन में एक बार चेंज होना चाहिए। जो वेट बल्ब टेम्परेचर थर्मामीटर में जो पानी यूज़ हो रहा है उसको दिन में एक बार और रिन्यू करना है। हम जो पानी यूज़ करेंगे वो डिस्टिलेशन या प्योर रेन वाटर जो भी फैक्ट्री इंस्पेक्टर डायरेक्ट करेंगे वो यूज़ होगा। और इनएक्यूरेट जो थर्मामीटर्स यूज़ होते हैं किसी भी फैक्ट्री में, रूल नंबर 26 कहता है, तो उसको फ्रेश सर्टिफिकेट के साथ उसको चेंज किया जा सकता है। अगर फैक्ट्री इंस्पेक्टर को लगता है कि ये थर्मामीटर सही नहीं है तो एक मंथ के अंदर अंदर जो भी थर्मामीटर उनको सही नहीं लगता उसका री एग्जामिनेशन करना पड़ेगा और जो सर्टिफिकेट होगी वो ह्यूमिड रजिस्टर के साथ अटैच करनी पड़ेगी, जिससे कि वो वेरीफाई हो जाएगा। रूल नंबर 27 कहता है हाइग्रोमीटर नॉट टू बी फिक्स्ड ऑन वॉल। जो हाइग्रोमीटर है उसको वॉल के साथ फिक्स नहीं करना है जब तक कि उसका वुडन प्रोटेक्शन नहीं, मतलब कि एक वुड का वो लाना है, स्टैंड टाइप चिपकाना है और उसके ऊपर थर्मामीटर को लगाना है। कितना मोटा होना चाहिए वो? 12.7 मिलीलीटर से कम मिलीमीटर से कम पतला नहीं होना चाहिए। इसकी जो थिकनेस होगी वो 12.7 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। वो जो वुडन प्लैंक हम लेंगे जिसमें थर्मामीटर को लगाना है उसकी मोटाई 12.7 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम बल्ब ऑफ ईच थर्मामीटर। और ये शैल बी फिक्स एट हाई एट 1.7 मीटर्स के ऊपर, फ्लोर से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, नो रीडिंग चल भी। हाँ, जब हमने वाटर रिन्यू किया है तो उसका 15 मिनट तक कोई रीडिंग नहीं लेनी है। रूल नंबर 28 कहता है कि वाटर हमने रिन्यू कर लिया उसके बाद फिर वाटर को 15 मिनट तक नहीं टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि कैपिलरी रिएक्शन से ऊपर जाएगा पानी। हमको खुद मसलिन को पानी में डुबा के ऐसा नहीं रखना है, रीडिंग नहीं लेनी है। वो कैपिलरी रिएक्शन से 15 मिनट में पानी अपने आप ही ऊपर पहुंच जाएगा। कैपिलरी रिएक्शन को पता है ना कि अगर कोई पाइप है तो ये पानी का रिजर्वायर है, तो ये अचानक प्रेशर डिफरेंस के वजह से ये पानी अपने आप ऊपर राइज होगा। ये कैपिलरी रिएक्शन होता है। तो कैपिलरी रिएक्शन से ऊपर पानी नहीं जाएगा तब तक रिकॉर्डिंग्स नहीं लेनी है थर्मामीटर की। हम रिकॉर्डिंग ले लेंगे अपने आप पानी में डुबा के, ये सही नहीं होगा। तो हाउ टू इंट्रोड्यूस स्टीम फॉर ह्यूमिडिफिकेशन, ये स्टीम कैसे इंट्रोड्यूस करनी है इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पाइप्स होती है वो 5.1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। और जो हैंगिंग सपोर्ट है वो 12.7 मिलीलीटर से ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ऐसा दिया गया है और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू रूल नंबर 30 विच इज़ लाइटिंग। रूल नंबर 30 से 34 जो है वो लाइटिंग के बारे में है। और लाइटिंग कहाँ कहाँ अप्लाई होगी? किसी भी फैक्ट्री में जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है मोर देन 48 आवर्स अ वीक, जहाँ पर पर्सन्स काम कर रहे हैं 48 आवर्स वीक से ज़्यादा, सारे पर्सन्स को मिला के होगा 48 आवर्स से ज़्यादा काम हो रहा है किसी भी एक फैक्ट्री में, तो ये सारे रूल नंबर 30 to 34 अप्लाई होगा। जो और सफिशिएंट स्टैंडर्ड में जो बनाया गया है वो भी चीफ इंस्पेक्टर उनको अप्लाई करेंगे। सो कमिंग टूवर्ड्स रूल नंबर 31। रूल नंबर 31 क्या कहता है कि जहाँ भी रेगुलरली एम्प्लॉयज़ है फैक्ट्री, तो वहाँ पर इल्यूमिनेशन कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 30 मीटर्स कैंडल्स। ओके, कितनी हाइट पर? 91.4 सेंटीमीटर्स की हाइट पर 30 मीटर कैंडल्स होना चाहिए। और हाइट ऑफ लाइट, अगर कोई का लाइट सोर्स लाइट 7.6 मीटर्स अबाउ द फ्लोर है तो जो स्ट्रक्चर है उसको यूनिफॉर्म लाइट देने के लिए यूनिफॉर्म लाइट अटेंड होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म लाइट शैल नॉट बी लेस देन 20 मीटर्स पर कैंडल। जो 7.6 सेंटीमीटर ऊपर रखा है, 7.6 मीटर ऊपर रखा है किसी लैंप को या कोई भी सोर्स को, तो उसमें एटलीस्ट 10 मीटर पर कैंडल होनी चाहिए नीचे। और वहाँ पर एक्चुअली वर्क ज़्यादा हो रहा है ना, वहाँ पर वर्क जैसे पासेज एरिया नहीं है, सिर्फ वर्क ज़्यादा हो रहा है, रेगुलरली वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, तो 30 मीटर कैंडल्स होना ही चाहिए। इल्यूमिनेशन ओवर इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द फैक्ट्री, जो जहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय पास हो रहे हैं, ओनली पास हो रहे हैं, तो नॉट लेस देन 5 मीटर कैंडल्स एट फ्लोर लेवल, इतना होना चाहिए जहाँ से पास हो रहे हैं। और आर्टिफिशियल लाइटिंग अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड यूजिंग कॉटन, जो कॉटन गिनिंग फैक्ट्री है इंटीरियर, तो उसमें ये देखा कि 1 लैम्प पर 6 गिन्स, एक लैम्प होना चाहिए पर 6 गिन्स। और उसका जो ईच लैम्प की जो पावर कितनी होनी चाहिए? 25 कैंडल्स पर कैंडल्स उतनी होनी चाहिए, नॉट लेस देन 25। ओके, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और जहाँ ग्लास लैंटर्न्स यूज़ हो रही है वहाँ पर नॉट लेस देन 1 सच लैंटर्न फॉर एवरी 2 गिन्स।
और ग्लेयर, क्योंकि लाइट ज़्यादा होती है तो हमारे आँखों में ग्लेयर होता है, इससे हमारी आँखों में अफेक्ट होता है। जैसे हम कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं उसमें भी देखते हैं कि लाइट सामने से आती है तो हमारे हमारे ग्लेयर होते हैं, इसका एक्सीडेंट के कारण भी होते हैं, हमारे आँख डैमेज होने के भी बहुत चांसेस है अगर हम रेगुलरली ऐसे एरिया में काम करते हैं। तो कहाँ पर, जहाँ पर लाइटिंग लेस देन 4.9 मीटर्स है above the floor level, no part of the source or lighting having brightness greater than 5 candles per square centimeter shall be visible। ये जो लाइटिंग है, जो 5 कैंडल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर होगी, वो लाइटिंग की होगी, इतनी उसकी पावर है, तो इतना 30.48 मीटर्स तक ये जो पावर की लाइट है वो उनकी आँखों को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, है ना। और एलिवेशन ये थोड़ा है कि अगर एलिवेशन ज़्यादा है तो शायद अफेक्ट नहीं करती है, पर नॉर्मली ऐसा होता है कि ये ग्लेयर प्रिवेंट करने के लिए 4.9 मीटर्स की जो नीचे जो हाइट है, नीचे जो लाइट लगी है उतना उसकी आँखों, किसी भी वर्कर की आँखों को अफेक्ट ना करे। और ये कि अगर लाइटिंग है किसी भी एरिया में, बहुत ज़्यादा लाइटिंग है और वो कुछ हो नहीं सकता, तो उनको क्या करना है, शेड्स प्रोवाइड करने हैं ना, गॉगल्स पूरे लाल, वो जो गॉगल्स नहीं होते हैं वो काले काले होते हैं, वो गॉगल्स काले काले उनको प्रोवाइड करने हैं, है ना, ताकि क्या, ग्लेयर प्रिवेंट करने के लिए। ये पूरे उसमें भी मैं गोल गोल करा, क्योंकि मैं ये दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए ये गोल गोल आपको दिखेगा, ये प्रॉब्लम है, ये सब दिखेगा, क्योंकि एक बार रिकॉर्डिंग की और वॉइस नहीं थी और मैंने फिर रिकॉर्डिंग की, तो इसलिए ये सब मार्किंग है। पर आप अपने जो जिससे रेफ़र करेंगे इस पीडीएफ से, उसमें नहीं होगी। और आपके लिए ये इससे अच्छा ही है, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा उसमें नोट्स मिल रहे हैं। ओके, चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो एग्जाम कर सकते हैं रूल नंबर 30 से 32, वो किसी भी फैक्ट्री में उनको ऐसा लगता है तो। और ये रूल नंबर 31 में ये शेड्यूल्स दे रखे हैं, पार्ट 1 शेड्यूल 1, पार्ट 2 शेड्यूल 2, ये सब ये इससे अटैच है। सो इससे आगे ड्रिंकिंग वाटर के प्रोविजन है जो इम्पॉर्टेंट है, मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगी। ओके, किसी को डाउट है तो आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।